मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी। कौन से सेमेस्टर के विद्यार्थी? थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी। और आपका पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया का। कौन सा? भारतीय मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 1200 शताब्दी से लेकर 1661वीं शताब्दी के बीच में जो आपका पेपर होता है, उससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें देखो, मैं आपको पिछली साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, पहले उसको डिस्कस करवाऊंगा। पिछले साल का पेपर कैसे आया था, उसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहा था, इस बार एग्जाम पैटर्न जो फर्स्ट सेमेस्टर का उसमें बदलाव भी देखने को मिला, वो भी बताऊंगा कि भाई अगर चेंज होता है तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। साथ के साथ नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे इस पेपर से संबंधित वो भी बताऊंगा। वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सारी की सारी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर, कितने? 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट ले रखा है, और आप सभी बच्चे इस टारगेट को पूरा करने में मदद करोगे। आप एक एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट नहीं है, अपन अचीव कर लेंगे। तो करो भाई, एक एक विद्यार्थी आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो, सबसे पहले अपन जो पिछली साल का पेपर है, नॉन कॉलेज और रेगुलर का चाहे पेपर हो, लेकिन लगभग आपके सामने सेम सा ही पैटर्न देखने को मिलता है, सेम ही पर्सन देखने को मिलते हैं। ये पेपर आपके सामने देखो, पिछली साल पेपर हुआ था मिडेवल हिस्ट्री का, जो आपके सामने पेपर है 1200 से लेकर 1761 ईस्वी का, 150 नंबर का पेपर देखने को मिला था। देखो, पिछली साल का पेपर है, पैटर्न आपको पता है, आप पेपर दे चुके हो। नॉन कॉलेज का पेपर कितने नंबर का रहता है भाई? 150 नंबर का। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे आपको? 60 नंबर। नॉन कॉलेज वालों को 150 नंबर का पेपर होता था, 60 नंबर आपको पास होने के लिए। तो एक बात बता देता हूं, अब कोई रेगुलर वाला बच्चा ये सवाल नहीं करेगा, सर ये रेगुलर वालों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पढ़ने हैं। और जो ये पर्सन दिखा रहा हूं ना, ये पिछली साल वाले, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए आपके सामने अच्छे से देख लेने, इनको समझ में आ गया? कोई बच्चा सवाल जवाब नहीं करेगा रेगुलर नॉन कॉलेज के नाम से। अगले वाला आपके सामने बात करें, रेगुलर वाले विद्यार्थियों को आपको पता है 120 नंबर का पेपर होता था, पास होने के लिए 48 नंबर लाने होते थे। ये तो था पिछली साल का पैटर्न, लेकिन अब की बार फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें चेंज देखने को मिला था। पेपर इस बार 100 नंबर का हुआ था और 40 नंबर आपको पास लेने के लिए लाने थे। तो अब पैटर्न में चेंज होगा या नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी वाले जाने, कोई गाइडलाइन तो आई नहीं उनके द्वारा, लेकिन मेरा काम बताने का बता देता हूं। 100 नंबर का पेपर था और 40 नंबर आपको पास होने के लिए लाने थे। आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको तो कम नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, थोड़ी कम मेहनत करने को मिलेगी। पेपर का जो पैटर्न होता था, पिछली साल का जो एग्जाम का पैटर्न था, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिला था, जिसमें आपको 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते थे। कैसे आते थे? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न आते थे? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आते थे, जिनको आपको क्या है, आपको 20 शब्दों की लिमिट में करना होता था। समझ में आ गया? और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न देखने को मिलता था, जिससे आपके सामने क्या है, जो नॉलेज बेस पे आपको करने होते थे। समझ में आ गया? अगले वाले प्रश्न होते थे आपके सामने, ये कितने कितने नंबर के आएंगे, ये भाई रेगुलर वालों के लिए अलग होते हैं, नॉन कॉलेज वालों के लिए अलग होते हैं, लेकिन प्रश्न कितने कितने आते हैं ये बता देता हूं। पार्ट भी आता है, जिसमें आपके सामने क्या होता है, 15 नंबर का एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। 4 प्रश्न एक एक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। आपको जो पसंद आए वो पसंद करके 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। क्या करने होते हैं? आपको पसंद करके जो 2 प्रश्न पसंद आते हैं, 100 टाइप क्वेश्चन में, वो करने होते हैं। उनका सॉल्यूशन कितने होता था? 150 शब्दों में आपको बनाना होता था। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता था। 150 शब्दों का अर्थ है 1.5 पेज आपको भरना होता था, आगे पीछे का एक दूसरा आधा पेज, 1.5 पेज आपको भरना होता था। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अगले वाले प्रश्न आपके सामने पार्ट सी के कैसे प्रश्न आते थे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे? निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते थे। प्रत्येक यूनिट से, यूनिट वाइज 2 प्रश्न देखने को मिलते थे। एक यूनिट से 2 प्रश्न, अगली यूनिट से 2 प्रश्न, अगली यूनिट से 2 प्रश्न, अगली यूनिट से 2 प्रश्न। समझ में आ गया? और उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको जो पसंद आए वो करना होता था। 4 प्रश्न आपको करने होते थे। और शब्द सीमा की बात करें, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन 300 शब्दों की शब्द सीमा हुआ करती थी, जिसमें 2.5 पेज, आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे का पीछे का एक पेज, और एक आधा पेज आपको भरना होता था। कुल जमा बात करूँ मैं आपके सामने, आपको 15 से पेज से एक्स्ट्रा भरकर आने थे, तब आपको अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना हो जाती थी। यह था भाई आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। पेपर कैसे आता था, कैसे आएगा आपका, उस पैटर्न के बारे में बात की।
अब आपके सामने अपन बात करेंगे पिछली साल का पेपर कैसे आया था। क्यों? क्योंकि पिछली साल का पेपर को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, चाहे आप रेगुलर के हो चाहे नॉन कॉलेज को, क्योंकि पिछले साल वाले प्रश्न आपके सामने आते हैं बहुत ज़्यादा। और ये भी पता चल जाता भाई आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद का आपके सामने क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। क्या बताना है? तारिक जो उल हिंद है उसका क्या महत्व है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, राइट एनी टू रीजन फॉर द तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया। भारत में तुर्कों के आक्रमण का कोई कारण लिखिए। मतलब भारत के अंदर जो तुर्की लोग हैं उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके पीछे क्या क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, हु वाज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान के बारे में देखने को मिलता है। और अब की बार बलबन वाला प्रश्न देखने को मिल सकता है कि बलबन भाई कौन थी, उसकी बलबन की लो है रक्त नीति के बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, हु स्टेब्लिश द बहामानी एम्पायर एंड बेहन। बहामानी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। मतलब जो बहामानी साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके जाना है आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, हु वाज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कौन था उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? शेरशाह है सूरी कौन था। कौन था? शेरशाह है सूरी कौन था उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है शेरशाह सूरी से संबंधित। ये लॉन्ग टाइप में आएगा वरना शॉर्ट टाइप में तो आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखने को मिला था, राइट एनी टू रीजन ऑफ द फॉल फॉर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। मतलब जो मुगल साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य है? मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे दो कारणों को आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके जाना है। अगले वाला प्रश्न है, वेहन एंड वेयर वाज शिवाजी बोर्न। मतलब शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मतलब शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ देखने को मिला था इसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? शिवाजी का जन्म कब और कहाँ देखने को मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। कैसा प्रश्न भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करना है। अगले वाला प्रश्न है, हु वाज अबू फजल। अबू फजल कौन था? अबू फजल कौन था आपके सामने इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चले जाना। हु वाज अबू फजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन था भाई अबू फजल। अगले वाला है, विच रॉयल फैमिली डिड द मीराबाई बिलोंग टू। मीराबाई किस राज परिवार से संबंधित रखती थी। मतलब जो मीराबाई है ना आपके सामने वो किस राज परिवार से उनका संबंध था इसके बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीराबाई का कौन से राज परिवार से संबंध होता था, किस राज परिवार से संबंध रखती थी मीराबाई, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला, हु वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? कौन? जो रामचरितमानस है उसके रचनाकार कौन है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये तो थे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप प्रश्न कैसे आते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न था, व्हाट डू यू मीन बाय दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से आप क्या समझते हैं। देखो कितना छोटा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट वर द आर्किटेक्ट अचीवमेंट ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय की क्या उपाधियां थी। मतलब कौन से वाला प्रश्न है? कृष्ण देव राय का कौन सा प्रश्न भाई? कृष्ण देव राय है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। कृष्ण देव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला, व्हाट वाज द नूरजहां जुत्ता। नूरजहां जुत्ता आपके सामने कौन थी उसके बारे में आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको इस प्रश्न को करके जाना था। नूरजहां जुत्ता कौन थी उसके बारे में आपको बताना था। अगले वाला प्रश्न था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे उनके ऊपर एक विस्तृत रूप से टिप्पणी कीजिए। क्या बताना आपको? निजामुद्दीन औलिया कौन थे उसके विस्तृत रूप से आपको टिप्पणी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया कौन थे उसके बारे में आपको बताना है। चलिए पार्ट नंबर सी की बात करें, उसका यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न है, व्हाट वर द रीजन फॉर द डिफेक्ट ऑफ राजपूत स्टेट अगेंस्ट द तुर्किश इन्वेजन, राइट इन डिटेल। मतलब
तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राज्यों की हार के क्या कारण थे, मतलब तुर्कियों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके विरुद्ध में राजपूत राज्य क्यों हार गए थे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाई, 300 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 2 प्रश्न आते हैं 1 यूनिट से, उसको कोई आपको बताना होता है। तो देखो ऐसा प्रश्न आया था भाई, तुर्की आक्रमण के विरुद्ध में राजपूत राज्यों की हार के पीछे क्या क्या कारण थे आपको बताना था। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इंपीरियल एक्सप्रेशन अंडरटेकन बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्यवाद विस्तार के बारे में बताइए। क्या बताना है, अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवाद नीति हुआ करती थी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना भाई। अगले वाले की बात करें यूनिट नंबर 2 की, एक्सप्लेन इन डिटेल द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताइए। क्या बताना है, शेर शाह सूरी की कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विजयनगर रूलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कला व वास्तुकला के विकास में विजयनगर के शासकों के बारे में योगदान के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। यूनिट 3 की बात करें, राइट इन डिटेल अबाउट द दक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स। मुगलों की दक्कन नीति के बारे में बताइए। जो मुगलों की जो दक्कन नीति होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, अच्छे से इस पर्सन को देखकर चले जाना, ये पर्सन भी देखने को मिल सकता है। व्हाट वर द रीजन फॉर द राइज ऑफ मराठाज फॉर ए रीजनल पावर। मराठाओं के एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय के पीछे के कारण थे, मतलब मराठा कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उनका उदय हुआ उसके बारे में आपको विस्तार से बताना था। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त पे टिप्पणी कीजिए। किस पर, भक्ति आंदोलन क्या था, क्या था भक्ति आंदोलन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। कौन सा, भक्ति आंदोलन पे एक संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करनी है, ये प्रश्न देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, मतलब जो मध्यकालीन भारत हुआ करता था उसमें महिलाओं की स्थिति क्या हुआ करती थी। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मिडिवल इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये वाले आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो हिस्ट्री से संबंधित देखने को मिलते थे, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया से संबंधित। चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा नोट्स कहाँ पर मिलेंगे और आपके सामने कहाँ पर मिलेंगे आपकी वीडियो क्लासेस, दोनों चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। यूनिट 1 में दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित, दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों का आपके सामने एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। क्या लिखना है, राइट ए क्रिटिकल ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका एक आलोचनात्मक रूप से लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्रिटिकली ऐसे लिखना आपको, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जितने भी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, और ये वाला पर्सन पढ़ लेना, इस बार देखने को मिलेगा। अगले वाले पर्सन की बात करें, क्रिटिकली एवेलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बलबन इन द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण करने में, मजबूतीकरण में बलबन की का क्या योगदान रहा। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, बलबन की लौह रक्त नीति के बारे में बताइए। कौन सी नीति के बारे में, बलबन की लौह रक्त नीति के बारे में बताना। कौन सी नीति, जो बलबन के द्वारा लौह रक्त नीति अपनाई गई थी उसके बारे में आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन का क्या योगदान था आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या तो राजनीतिक आपके सामने उपलब्धियां रही और क्या प्रशासनिक उपलब्धियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, राजनीतिक उपलब्धियां भी बतानी है और आपको प्रशासनिक उपलब्धियां भी बतानी है। दोनों उपलब्धियां बता देना, प्रशासनिक रूप से उसका क्या क्या योगदान रहा और आपके सामने राजनीतिक रूप से उसका क्या योगदान रहा, दोनों प्रकार की उपलब्धियों के बारे में आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना। अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में आपको बता देना है। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से कर लेना इन प्रश्नों को। अगले वाले पर्सन की बात करें, यूनिट नंबर 2 की, प्रोविजनल किंगडम्स एंड अर्ली मुगल्स। प्रोविजनल किंगडम्स और जो अर्ली मुगल्स के बारे में आपके संबंधित पर्सन है। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द राइज एंड द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का कारण का वर्णन कीजिए। मतलब विजयनगर जो एम्पायर है, विजयनगर आपके सामने साम्राज्य का उत्थान और पतन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण है। यह प्रश्न पिछले साल नहीं आया था, इस बार आएगा भाई। अभी बता देता हूँ, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान और पतन के पीछे क्या क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है।
चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेर शाह सूरी एसेस इन द सिग्निफिकेंस। क्या बताना है? शेर शाह सूरी की, किसकी? शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए तथा उसके महत्व के बारे में बताइए। तो शेर शाह सूरी के आपके सामने क्या जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हुआ करती थी और उसका महत्व क्या हुआ करता था उसके बारे में आपको बता देना है। तो शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए तथा उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। अच्छे से करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है एनालिसिस द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार का विश्लेषण कीजिए। मतलब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपके सामने अकबर के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे देखने को मिला था उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का एक्सपेंशन कैसे हुआ था। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है सर आपने नोट्स तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे इनके, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी फ्री वाली। तो बच्चों फ्री वाली नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, यहाँ पर पहुँच जाना आपको। यहाँ पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाले सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा? यहाँ पर हिस्ट्री सर्च कर लेना भाई। हिस्ट्री सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो ये पीडीएफ देखने को मिलेगी, बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री गेस पेपर प्लस सॉल्यूशन। तो ये वाली पीडीएफ है, आपको ये देख लेना भाई। बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री गेस पेपर प्लस सॉल्यूशन के नाम से पीडीएफ मिलेगी। इस पर क्लिक करना है और फिर इसको अच्छे से आप जाकर पढ़ लेना। क्या करना है? इसको आपको अच्छे से जाकर पढ़ लेना भाई। साथ के साथ काफ़ी विद्यार्थी आप में से जिनको ये सवाल रहता है सर ये जो क्लास है ये मेरे को पूरी पढ़नी है ना, पूरा का पूरा रिवीजन करना है थर्ड सेमेस्टर से संबंधित हिस्ट्री ऑफ मिडेवल वर्ल्ड का, तो इसकी बाकायदा 2 घंटे की वन शॉट क्लास बना रखी है। क्या बना रखी है? वन शॉट क्लास बना रखी है। पढ़ लो इसको जाकर। इसमें मैंने हर चीज़ रिवाइज करवाई कि यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब के सब करवा रखे हैं। बस आपको अपने सर्च बार पे आना है और सर्च करना है हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यही चीज़ सर्च करोगे तभी आपको दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। एक एक लाइन को अच्छे से सर्च कर लेना। ये वाली क्लास है, जाओ और जाकर पढ़ लो भाई। चलिए अब आगे के प्रश्नों की बात करें। लेटर मुगल्स एंड द मराठाज, जो आपके सामने जो मुगल्स के बाद का जो पूर्वोत्तर काल हुआ था और मराठाओं के बारे में आपको पढ़ना है। एलिवेट द रोल ऑफ नूरजहां जुत्ता इन द मुगल पॉलिटिक्स। मुगल राजनीति में नूरजहां जुत्ता की आपके सामने क्या भूमिका रही उसका मूल्यांकन करना है। क्या करना है? मुगल जो राजनीति होती है उसमें नूरजहां जुत्ता की क्या भूमिका रही उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नूरजहां जुत्ता की क्या आपके सामने भूमिका रही। डिस्कस द औरंगजेब दक्कन पॉलिसी एंड एग्जामिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। दक्कन में औरंगजेब की नीति और उसकी विवेचना कीजिए तथा उसके परिणामों की क्या कीजिए? आपको समीक्षा कीजिए। क्या करनी है? जो दक्कन के प्रति जो औरंगजेब की जो नीति हुआ करती थी उसके बारे में बताना है और उसके क्या परिणाम हुए। समझ में आ गया? दक्कन के प्रति औरंगजेब की क्या नीति थी और उसके क्या परिणाम थे उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है शिवाजी वाज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। भाई शिवाजी से संबंधित आपके सामने ऐसे पूछा जाए कि शिवाजी का अष्टप्रधान क्या हुआ करता था। शिवाजी केवल एक महान विजेता नहीं था बल्कि एक महान प्रशासक था। तो ऐसे वाला प्रश्न देखने को मिले तो आपके सामने भाई अच्छे से कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। शिवाजी केवल एक महान विजेता ही नहीं था बल्कि एक महान प्रशासक भी था। कौन था? एक महान प्रशासक के रूप में भी अपन जानते हैं। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है एनालिसिस द मेन फीचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है? जो मुगल की जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, मुगलों की जो प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसके बारे में आपको बताना है, उसका विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे हुआ करती थी भाई। अगले वाले प्रश्न की बात करें। राइट ए डिटेल एसे ऑन द मुगल्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मुगलों के भूकालीन भू राजस्व के बारे में, मतलब मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से निबंध लिखना है आपको। मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था कैसे काम करती थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन द इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति के विकास में भक्ति आंदोलन
और आपके सामने सूफी आंदोलन का क्या योगदान रहा उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब भारतीय संस्कृति के विकास में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों का क्या क्या योगदान था उसके बारे में बताना है। अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। किससे संबंधित? हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया से संबंधित। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।